एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ आज शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमारा मोशियांशु था ना, वो थोड़ा सा मतलब उसे ऐसा लगता था जैसे उसमें वीकनेस आ जाती है जब भी कोई विंग या यूअर से रिलेटेड बातें करता है। वो होश में आता है, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये लैन ब्रदर्स क्या कह रहे हैं। वो और वेवोशन जो कि लैन फॉरेन रह चुका है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जिस गोल्डन कोर से वेवोशन की ये जुड़ी हुई थी, जो कि उसकी तलवार थी सुब्यान, यहाँ पे उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे खुल सकता है, क्योंकि वो उसकी आत्मा के टुकड़े से जुड़ी हुई थी, उसकी गोल्डन कोर के टुकड़े से जुड़ी हुई थी। और आखिर एक मोशियांशु जैसा इंसान जो कि ना जाने कहाँ रहता था, जिसके माँ बाप भी कोई और हैं, जिसे चाचा चाची ने पाला है, जो कि कभी क्लाउड रेसिस में घुसा ही नहीं। आखिर ये एक ऐसे लैन फुरेन जो कि जिसकी इतनी पवित्रता है, जो कि क्लाउड रेसिस में ही रही है, उसकी कैसे ये खुल सकता है सुबियन को। ये चीज़ उसके दिल में, दिमाग में बहुत गहरा असर कर रही थी। यहाँ पर उसे समझ में नहीं आता था, वो चाहे कितना भी खुद चीज़ों से दूर कर ले, लेकिन जब भी एयुअन का भोला सा चेहरा उसके सामने आता था, या फिर शिन और इन जब भी उसके पास आती थी, तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो कहीं ना कहीं फैमिलियर है इन लोगों से। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उसके मन में चल रही होती हैं। बेचारा सर पकड़ के मोशियांशु बैठा हुआ था, क्योंकि मोशियांशु अभी बहुत यंग था और उसे नहीं पता कि ये सब चीज़ें उसके साथ क्यों हो रही हैं। A1 का भोला सा चेहरा उसके सामने आते ही उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसका खुद का अपना ही जैसे मानो बच्चा हो, अपना ही मानो अंश हो। और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए, बहुत सारी गुत्थी, बहुत अनसुलझी चीज़ें रह रही थीं। लेकिन उसे धीरे धीरे लेंचरन, लेंशिचन और यहाँ पर हमारे लवांगची भी चीज़ों को समझाने लगे थे। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि यहाँ पर जिस बॉडी में वो है, वो मोशुअंशु की बॉडी ज़रूर है, लेकिन जो आत्मा का हिस्सा है वो वेवोशन का है। इवन ये लोग एक बार क्या करते हैं कि जो एंशिएंट बुक थी, उससे वेवोशन की आत्मा उसके अंदर है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए ये लोग पहले एक बहुत बड़ा घेरा बनाते हैं। उसमें बहुत सारे एंचेस्टर एक पत्थर को रखते हैं और उस पत्थर से उसे वो पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद वो उस पत्थर में पूछते हैं, एनर्जी डालते हैं, जिससे पत्थर उन्हें सारे जवाब दे सकता है या सारी दिशाएं दिखा सकता है। वो लोग पूछते हैं वेवोशन की आत्मा का अंश कहाँ है। तब वो अचानक से पत्थर जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो करता है, और उस रिफ्लेक्शन में उन्हें पता चलता है कि मोशुएंशु ने बनने से पहले उसकी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, और यहाँ पर जो वेवोशन की आत्मा थी वो भी अपना टाइम पूरा नहीं कर पाई थी। इसलिए मोशुएंशु की बॉडी ने, जब मोशुएंशु की आत्मा ने उसकी बॉडी को छोड़ दिया, तो विंग की आत्मा ने उस बॉडी को पकड़ लिया। विंग की जो सबकॉन्शियस यादें थी वो तो यहाँ पर जागी नहीं, लेकिन विंग मोशुएंशु की बॉडी में खुद को मोशुएंशु समझ के रहने लगा। यहाँ पर ये चीज़ जब मोशुएंशु को दिखती है पानी के अंदर, तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है। उसने कभी ये चीज़ सोची ही नहीं थी, और यहाँ पर उसे बिल्कुल भी याद नहीं आता कि लवांगची और शिचन उसके लिए किस तरह की चीज़ें फील करते थे। तब यहाँ पर लैन चरन कहते हैं कि विंग को सब याद दिलाना ही होगा, क्योंकि मोशुएंशु कोई और नहीं बल्कि विंग है। हालांकि वो अब एक यंग बॉडी के अंदर है, एक ऐसी बॉडी के अंदर है जो कि वर्जिन है, जिसने सेक्स नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उन्हें अपने इस प्यारे से क्यूट से विंग को वापस लाना था, अपने दोनों के दोनों जो उनके नेफ्यू थे उनकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वो जानते थे कि लैन फुरेन कोई और नहीं बल्कि वेवोशन है। इसलिए यहाँ पर चरन जो है वो एक बहुत बड़ी सी चीज़ करने के लिए कहते हैं। वो विंग को उसकी याददाश्त वापस दिलाने के लिए वो यहाँ पर देखना चाहते थे मोशुएंशु ने किस चीज़ को समन किया था। ये उसकी याददाश्त वापस दिलाने के लिए उसी चीज़ को यहाँ पर करना चाहते थे। बहुत बड़े बड़े एल्डर बैठते हैं यहाँ पर, वो एक डार्क किताब को निकालते हैं और उस डार्क किताब को वो लोग समन करते हैं। बहुत सारे यहाँ पर उन्होंने वेवोशन के सिर पर और बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने पेपर चिपका दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर वेवोशन को कोई भी हानि ना पहुँचे, कोई भी चीज़ ना पहुँचे, क्योंकि वेवोशन जो था ना, हमारा प्यारा सा क्यूट सा, यानी कि मोशुएंशु ही विंग है। लेकिन मोशुएंशु की बॉडी में जब विंग की पुरानी यादें आएंगी, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो यादें उसे कहीं ना कहीं जोड़ के रख दें। उसे बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी और बॉडी को तकलीफ़ होगी, दिमाग में तकलीफ़ होगी, और उसे कोई भी इमोशनल ट्रॉमा ना आए। इसलिए ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का ये इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, अगर बीइंग है तो उसे यहाँ पर अपनी बॉडी में वापस आने से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो भी हर चीज़ हर सच को जानना चाहता था। क्यों उसे मोशो अंशु की पिछली बातें कुछ भी याद नहीं, क्यों उसे बीइंग की भी चीज़ें याद नहीं। उसके सामने जो मेमोरी है वो पिछले कुछ सालों की हैं, लेकिन पुरानी जो मेमोरीज हैं उसकी कोई भी क्लियर नहीं। क्यों उसे ये अपनापन लगता है शिन और यिन का यहाँ पे होना, क्यों उसे एयुआन का रोना, एयुआन का मम्मा कहना इतना अच्छा लगता है, क्यों उसे एयुआन का रोना तकलीफ़ देता है। बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिल दिमाग में अभी भी थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सिर्फ एक चीज़ दे सकती थी, वो डार्क बुक। उस डार्क बुक को वो समन करते हैं और वेवोशन को यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि वेवोशन को पानी के अंदर एक स्मृति को देखना होगा। स्मृति मतलब उसकी पुरानी यादों को। वेवोशन ऐसा ही करता है, वो पानी के अंदर अपनी चीज़ों को याद करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो पानी के अंदर देखता है जहाँ पर यहाँ पर जो भी वेवोशन की यादें थी वो क्रिएट होती हैं। किस तरह से मोशो अंशु ने अपनी बॉडी को त्याग दिया और उसके बाद वेवोशन की आत्मा ने उस बॉडी को पा लिया। ये सारी स्मृतियाँ यानी कि ये सारी चीज़ें उसके सामने चलती हैं और जिसके बाद वो बहुत शॉक्ड हो जाता है कि किस तरह से वेवोशन की जो यादें थी, जो स्मृतियाँ थी, जो मेमोरी थी, वो इतने टाइम से लॉक्ड थी, क्योंकि शायद अनकॉन्शियसली वो चीज़ों को याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी जो यादें थी वो एंड टाइम पे बहुत ही बुरी चीज़ों से जुड़ी हुई थी। स्पेशली उसके बच्चे यूअर की मौत उसे बहुत बड़ा सदमा दे चुकी थी, जिसे वो याद नहीं करना चाहता था, जिस पहलू को वो कभी भी अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहता था। जब ये चीज़ें मोशो अंशु में बसे हुए विंग की आत्मा को याद आती है तो वो उसके आंसू रुक नहीं पाते और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे। उसे ऐसा लगता है जैसे मानो उसे घुटन हो रही है। वो बहुत रो रहा होता है, उसे अपने यूअर की याद आ रही थी और वो चीख चीख कर लोगों को बताना चाहता था कि किस तरह से कितनी बेरहमी के साथ उसके बच्चे को उसी के सामने तड़पा कर मार दिया गया। उसका मन कर रहा था कि वो अभी उठे और यहाँ पर जिन गुआंगियाओ से वो बदला ले। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे थे। उसकी चीखें यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से बदल रही थी। सारे बड़ों को भी तकलीफ़ हो रही थी। वो भी यहाँ पर देख पा रहे थे किस तरह से कितनी बेरहमी के साथ यूअर की मौत हुई थी। यूअर की मौत तो अंकल चिरन, शिचन और लवांगजी की भी आंखों में आंसू ले आई थी। वो उन सारी मेमोरीज़ को उस पानी की स्मृति द्वारा देख पा रहे थे। यहाँ पर लवांगजी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे और शिचन भी उस सदमे को याद नहीं करना चाहते थे। वो उस मेमोरी से आंखें मूंद कर दूसरी साइड देखने लगते हैं। उनके आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे और यहाँ पर अंकल चिरन वो तो टूट ही जाते हैं। यूअर की मौत का सदमा इन सब के लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे हादसे हुए हैं लेकिन किसी बच्चे को इतनी बेरहमी से कभी नहीं मारा गया। इनके लिए ये बचाने वाली बात नहीं थी और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इन सब की आंखों में इतने ज़्यादा आंसू थे। विभूषण भी जब रो कर शांत हो जाता है तो ये लोग उसे चुप कराते हैं। उसके बाद उसकी स्मृति याद आने के बाद वो एकदम से शिचन और यहाँ पर वो लवांगजी को देखता है और उन लोगों से माफ़ी मांगने लगता है। उन लोगों से कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। मिंग्याओ हमारे बच्चे को मार देगा। लेकिन शिचन यहाँ पर मोशो अंशु का हाथ थाम लेते हैं और कहते हैं विंग प्लीज़ तुम माफ़ी मत मांगो, गलती हम लोगों की है, हम केयरलेस हो गए थे। और सच कहूँ तो गलती किसी की भी नहीं है, मिंग्याओ की गलती है जिसने हर चीज़ को गलत इंटरप्रिटेट किया, हमारी पूरी ज़िंदगी तबाह की, तुम्हें मरने पे मजबूर कर दिया, हम सबके घर को तबाह कर दिया। और सबसे ज़्यादा जो भुगता है वो है हमारे बच्चों ने, जिन्होंने कभी माँ का प्यार नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम अब यिन, शिन और युआन को बहुत ज़्यादा प्यार दो। युआन तुमसे बहुत प्यार करता है और सबसे बड़ी बात जिंगी जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है वो अक्सर तुम्हारी बातें उससे किया करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी मम्मा वापस आएगी। और देखो भगवानों ने हमेशा बच्चों की दिलों की बातें सुनी हैं, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। उनके दिल में जो भी चीज़ होती है ना, भगवान उसे हमेशा पूर्ण कर देते हैं। और देखो हमारे युआन को हमेशा से चाहती कि उसकी मदर उसकी ज़िंदगी में आए, उसे प्यार करे, उसे अपनी ममता का सारा प्यार नौछावर कर दे। और देखो तुम वापस आ गए विंग, मुझे मेरे बच्चे के लिए चाहता हूँ कि तुम यूअर, शिन, यिन की ज़िंदगी में वापस आ जाओ।
मैं जानता हूँ तुम्हारी बॉडी मोशियांशु की है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो विंग की है। क्या तुम इतना कर सकते हो? हाँ, अगर तुम्हें हम दोनों भाइयों को नहीं अपनाना, हमारे साथ संबंध नहीं रखने, वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन बच्चों के साथ बुरा मत करना विंग। ये बात जब शिचन बोलते हैं ना, तो यहाँ पर विंग एकदम से शिचन को और ज़्यादा टाइट हक कर लेता है। यहाँ पर वो रोते रोते कहता है, आप पागल हो गए हैं। मैं आप दोनों को अपना पति मानता हूँ और मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं बच्चों के लिए आप लोगों को त्याग दूँगा? मैं बच्चों को भी नहीं त्याग सकता और मैं अपने दोनों अल्फाओं को भी नहीं त्याग सकता। वांगजी, शिचन को आपने हमेशा मुझसे प्यार किया। आप दोनों मेरे जांगफू हैं। यहाँ पर वो वांगची को भी अपने गले लगने के लिए बोलता है। वांगची भी यहाँ पर आता है और विंग के गले लगता है। वांगची के भी आंसू रुक नहीं पा रहे थे। वांगची बहुत रोता है, बहुत, और कहता है, विंग तुम क्यों चले गए थे? तुम्हारे बिना मैं एक दिन भी ढंग से जी नहीं पाया, सांस नहीं ले पाया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं जानता हूँ किसी दिल पे पत्थर रखकर मैंने शिन, यिन और युहन को पाला है। ब्रदर तो सेक्लूजन में चले गए। ब्रदर ने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया। तुम्हारे बिना हमारी ज़िंदगी बहुत अधूरी थी। अब मुझे ज्ञात होता है, चाहे बच्चों के दो पिता क्यों ना हो, लेकिन अगर उनकी माँ की साया उनके सिर से हट जाए तो पिता वो कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी कमी वो पूरी करने की कोशिश की, बट कभी पूरी नहीं कर पाया। एक माँ का दर्जा इतना बड़ा क्यों दिया है भगवान ने, अब मुझे समझ में आता है। उनके लिए ये युआन कभी तुम्हें भूल नहीं पाया। वो मम्मा मम्मा करता था और देखो उसने तुम्हें पहचान ही लिया, जो हम बड़े चाहकर भी नहीं समझ पाए, चाहकर भी नहीं बोल पाए। एक बच्चे ने कितनी आसानी से तुम्हें मम्मा कहकर तुम्हारी अंतर आत्मा को पहचान लिया। ये बात सुनते ही विंग रोने लगा और कहता है, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। यिन, शिन और युआन सबको बुलाओ प्लीज़, मुझे उन सबसे मिलना है। यहाँ पर यिन, शिन और युआन आते हैं। युआन पाउट करके बैठा हुआ था तब लवांगजी और शिचन बताते हैं कि यही तुम्हारी मम्मा विंग हैं। शिन और यिन तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन युआन फटाफट से भागकर विभूषण की गोदी में चढ़ जाता है और कहता है, मम्मा मम्मा आप मेरी मम्मा हो ना? मुझे हमेशा से पता था आप ही मेरी मम्मा हो। आप उन जैसी चुलबुली हो। फादर ने आपकी बहुत बार पेंटिंग बनाई है, आप बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। और यहाँ पर वो बहुत सारी गप्पे लड़ाने लगता है, लेकिन विंग उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। उसके माथे को चूमते हुए कहता है, मैं इतने टाइम तक तुम्हारे साथ नहीं था। मुझे सच में नहीं पता कि तुम लोगों ने मेरे बिना कैसे ज़िंदगी बिताई होगी, लेकिन तुम दोनों के बिना, तुम तीनों के बिना मेरी ज़िंदगी कितनी अधूरी थी। यूहर के जाने के बाद मैंने उस दिन अपनी जान तो दे दी यूहर को बचाने के लिए, लेकिन मैं ये भूल गया कि एक बच्चे के लिए मैं 3 बच्चों को कैसे तड़पता छोड़ सकता था। वो यहाँ पर बड़े ही प्यार से युआन को और भी ज़्यादा उसका माथा चूमते हुए, उसके गालों को चूमते हुए और बहुत प्यार से उसे हग करते हुए रोने लगता है। यहाँ पर शिन, यिन भी देखती हैं, उन्हें भी फेमिलियर चीज़ें लगती हैं। और जब यहाँ पर उसके आंखों के सामने उन दोनों बच्चियों के, जब विंग यहाँ पर उनकी माँ की सुबियान तलवार खोल देता है, जो कि वो बच्चियाँ भी कभी नहीं खोल पाई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद वो अपनी माँ का अंश हैं तो खोल पाएँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। तो इसलिए वो बच्चियाँ जब हैरान हो जाती हैं तो वो गले लग जाती हैं। शिन और यिन बहुत ज़्यादा रोती हैं। शिन, जो कि शिचन की इकलौती बच्ची थी, वो और भी ज़्यादा गले लग जाती है। यिन, जो कि लवांगची की पहली बेटी, और युआन उनका दूसरा बच्चा था, वो भी गले लगा होता है। बच्चे बहुत रोते हैं अपनी माँ को याद करके और बार बार कहते हैं, मम्मा आप वापस तो नहीं जाओगे ना? मम्मा अब हमें छोड़ के कभी मत जाना। आपके बिना पूरी ज़िंदगी अधूरी है। हमने आपको बहुत मिस किया। हम वहाँ पर भी जाया करते थे जहाँ पर आपकी बॉडी दफन है। हम उधर जाकर हमेशा आपकी पुण्यतिथि पे, यानी कि आपकी डेथ एनिवर्सरी पे खाना और वाइन चढ़ा के आया करते थे। हमें लगता था कि आप कभी वापस नहीं आओगे। पापा, बड़े पापा और छोटे पापा, यानी कि बड़े पापा और छोटे पापा आपको बहुत मिस करते थे। वो लोग सालों तक सेक्लूजन में रहे, एक दूसरे से बात नहीं की, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ कभी भी पापाओं को छोड़ के मत जाना, वो दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। शिन रोती है और कहती है, पापा शिचन, यानी कि मेरे बड़े बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो वांगची पिताजी से भी बात नहीं करते थे, वो सेक्लूजन में रहते थे। मम्मा प्लीज़ प्रॉमिस करें, आप कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप दोबारा कहीं चली गई ना, तो हमारे दोनों जो बाबा हैं वो टूट जाएंगे। मैंने शिचन बाबा को टूटते हुए देखा है, मैंने वांगची बाबा को स्ट्रगल करते हुए देखा है, और दादू तो कभी खुश ही नहीं रहे, क्योंकि आप भी चले गए, यूहर भी चला गया। और उसके अलावा मम्मा, जब अंकल जब दोनों बाबाओं में
तल्खी आने लगी। दोनों बाबा एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तो दादू का सबसे ज़्यादा दिल दुखता था। मम्मा वापस तो नहीं जाओगे ना? विंग रोता है और कहता है मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, मैं अपने तीनों बच्चों को छोड़ के कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। सच में काश यूअर भी यहाँ होता, तुम लोगों की A1 की एज का हो चुका होता, वो भी मेरी गोद में बैठ पाता, काश मैं उसे बचा पाता। विंग बहुत रोता है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सबको ही शांत करा दिया जाता है क्योंकि उनका भरत मिलाप एक तरह से हो रहा था और यहाँ पर वो थोड़े शांत हो रहे थे। यहाँ पर बच्चे विभूषण का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, सारे के सारे उसकी गोद में बैठना चाहते थे, उसकी गोद में सिर रखना चाहते थे, अपनी मदर को हक करना चाहते थे, अपनी मदर से दूर नहीं जाना चाहते थे। बच्चियों ने तो अपनी माँ को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि ना जाने कितने अरसे बाद उसे उनकी ओमेगा मदर मिली है, जिसके लिए वो हमेशा से गुहार लगाते आए। एक बच्चियों के लिए उनकी माँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है और विभूषण उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर वो मोशुआंशु को अब मोशुआंशु नहीं बल्कि मम्मा बोलते थे। तीनों बच्चों ने मम्मा बोलना शुरू कर दिया था और उसका नाम विंग भी रख दिया गया था, क्योंकि मोशुआंशु उस बॉडी का नाम था लेकिन उस सोल का नाम तो विभूषण था। यहाँ पर ये लोग, इनकी छोटी सी फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत सारी चीज़ों को सोच रही थी। विभूषण ने धीरे धीरे सेक्ट की अपनी लैनफुरन होने की जिम्मेदारी निभानी शुरू की। यहाँ पर एक छोटी सी सेरेमनी में उसकी शिचन और वांगची के साथ दोबारा शादी करा दी जाती है। शादी कराते हुए, क्योंकि उसकी ये नई बॉडी थी तो नई बॉडी को भी शादी की ज़रूरत थी। यहाँ पर शिचन के साथ उसकी शादी होती है और उसके बाद रस्में उसकी वांगची के साथ भी शुरू हो जाती हैं, जिसके टाइम पर उसके तीनों बच्चों ने उसे बहुत ब्यूटीफुली तैयार किया हुआ था। उसकी जितनी भी ज्वेलरी थी, जितने भी कपड़े थे, एक से एक एक्सपेंसिव थे। पुराने टाइम की सारी ज्वेलरी विंग की संभाल के रखी गई थी। विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था मोशुआंशु के ही रूप में। उसका रूप, उसकी स्माइल, उसकी वो अदाएँ और उसका वो शर्मीलापन, वो सारी चीज़ें झलक रही थी। धीरे धीरे करके वो पहली रात लैन शिचन के रूम में जाता है और वहाँ बिताता है। यहाँ पर उसे इस बार बोला गया था कि अगर वो और बच्चे नहीं चाहता तो वो टी पी सकता है, जिसकी वजह से उसे आगे चल के बच्चे ना हो, लेकिन विंग इस चीज़ के लिए मना कर देता है। विंग की ये नई बॉडी थी जो कि और भी बच्चे करना जानती थी। विंग यूअर के गम के बाद एक और यूअर को पैदा करना चाहता था। वो चाहता था कि यहाँ पर वो शिचन के एक और बेबी को जन्म दे, जिस तरह से उसने वांगची के 2 बच्चों को बहुत अच्छे से जन्म दे रखा है। नेक्स्ट रात उसकी वांगची के साथ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है। शिचन और वो तो पहली रात बहुत इमोशनल थे। शिचन ने उसके साथ 2 राउंड परफॉर्म किए थे, लेकिन वो पैशनेट नहीं बल्कि बहुत इमोशनली, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक तरीके से थे। लेकिन कहीं भी वाइल्ड चीज़ नहीं थी दोनों के बीच। बहुत सारी, सिर्फ शिचन उनसे पूरी रात हक करके सोना चाहते थे, क्योंकि दोनों के बीच में इतने दिनों, इतने सालों की दूरियां थी और यूअर के खोने का गम भी था। लेकिन जब लवांगची के साथ उसकी रात की बारी आती है तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा फुल फ्लैच रोमांस से भरी हुई थी। हमारा विभूषण तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वांगची में आज भी उतना ज़्यादा स्टैमिना है। स्टैमिना तो शिचन का भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन शिचन उसके साथ वाइल्ड नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो इमोशनल थे। सालों का दुख, सालों का गम, अपने बच्चे को खोना एक पिता के लिए कितनी बड़ी बात होती है, और वो कभी रो भी नहीं पाए, कभी अपनी फीलिंग्स को जता भी नहीं पाए, अपने ब्रदर को भी गले से नहीं लगा पाए। और विभूषण की डेथ सेरेमनी में भी उन्हें इन्वॉल्व वांगची ने नहीं होने दिया। तो ये सारे गम उन्हें अंदर ही अंदर खा रहे थे, लेकिन आज विभूषण के सामने वो नतमस्तक होकर आराम से उसे हक कर सो गए। यहाँ पर दोनों ही पति विभूषण का काफ़ी ख्याल रखने लगे, लेकिन वांगची ने यहाँ पर विंग को प्रॉमिस किया था कि वो उसे प्रेग्नेंट करने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेगा। तो वांगची जो था वो एहतियात बरत रहा था, क्योंकि यूअर के जाने के बाद विंग को एक छोटा सा यूअर की बहुत ज़रूरत थी। तो यहाँ पर वांगची चाहता था कि विंग इस बार जब जन्म दे तो वो शिचन के बच्चे को जन्म दे, वांगची के बच्चे को। वांगची फ़िलहाल नहीं चाहता था, उसके पास 2 बच्चे थे प्यार करने के लिए, और इतना ही काफ़ी था। बस वो चाहता था कि शिचन को भी अगर कोई बेटा या बेटी कोई भी होता है, बस वो यूअर की कमी जो कि उनके बीच है वो कहीं ना कहीं पूर्ण कर देगा। इसलिए वांगची यहाँ पर ये सोचता है कि विंग की बॉडी को भी तकलीफ़ ना हो। डुअल प्रेगनेंसी से एक इंसान को बहुत तकलीफ़ें होती हैं, एक इंसान की बॉडी बहुत ज़्यादा टूट जाती है, और वो विंग को कमज़ोर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि विंग की जो मोशुआंशु की बॉडी थी वो विंग की बॉडी की तरह, ओरिजिनल बॉडी की तरह इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं थी। उसमें बहुत सारी वीकनेस थी, और मोशुआंशु एक पतला सा इंसान था और वो बहुत ही वीक ओमेगा था, उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। विंग की आत्मा तो
मोशियंशु की बॉडी में थी, लेकिन मोशियंशु की बॉडी को अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, जैसे कि तलवार चलाना। वो विंग की तरह आर्चरी में बहुत ज़्यादा काबिल भी नहीं था और बहुत सारी चीज़ें अभी उसे सीखने की ज़रूरत थी। यहाँ पर ऐसे ही उनका टाइम बीता है। दोनों लड़कियाँ विंग से ही पढ़ा करती थी और हमारा प्यारा युआन तो पाउच बनाकर उसके पास बैठा करता था। धीरे धीरे कुछ महीने बीतते हैं और विंग की प्रेगनेंसी की खबर आती है। विंग को पता चलता है कि वो एक बेबी से प्रेग्नेंट है और 9 महीने बाद विंग एक छोटे से प्यारे से बेबी को जन्म देता है। जिस बेबी को उसने जन्म दिया था उसने अपने बेबी का नाम भी लेनयू रखा था। लेनयू यानी कि उसका यूअर उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया था, उसका प्यारा बेटा जिसे उसने खोया था। और कुदरती बात ये थी कि जिस लेनयू को उसने खोया था वो ये वाला बच्चा बिल्कुल अपने यूअर जैसा ही दिखता था। विंग की तो आंखें बहुत ज़्यादा भर आई थी जब उसने पहली बार लेनयू को देखा। लेनयू बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बच्चा था। पहले वाला लेनयू जो था वो लेनयू बहुत ज़्यादा फ्रजाइल था, बहुत वीक था, लेकिन ये हट्टा कट्टा था। शक्ल मिलती ही थी और हरकतें भी मिलती थी, बस फ़र्क इतना था कि पहले वाला लेनयू बहुत ज़्यादा वीक था, क्योंकि विंग की जो प्रेगनेंसी होती थी उसकी वजह से एक जो ट्विन बेबी होता था उसे ज़्यादा नर्चर हो जाता था, उसे ज़्यादा नरिशमेंट मिल जाती थी, लेकिन दूसरा बच्चा कहीं ना कहीं रह जाता था। इसलिए विंग को जब सिंगल बेबी होता है तो वो काफ़ी हेल्दी था, काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी उसका तंदुरुस्त भी था, उसका वेट भी ज़्यादा अच्छा था, उसकी खूबसूरती भी और अच्छी थी। वो पेल नहीं था बल्कि गुलाबी गुलाबी गोल गोल गालों वाला था। विंग को यूअर की पहली बार जब झलक मिली तो वो रोने ही लगा था, लेकिन यहाँ पर सबने उसे डांट दिया और कहा कि उसके लिए रोना इस कंडीशन में ठीक नहीं है। विंग उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता, जिसकी वजह से ए युआन पाउच बनाकर उसके पास बैठा रहता और कहता, मम्मा आप मुझे भूल गए हो, मम्मा डोंट यू लव मी, मम्मा आप मुझे भूल गए हो, मम्मा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मम्मा सारा टाइम यूअर को देती हैं। लेकिन जब वेवशन हमारे प्यारे एयुआन की गोद में यूअर को रखता है ना, तो एयुआन इतना खुश हो जाता था ना, वो यूअर को काफ़ी बार किसियाँ करता रहता था, जिसकी वजह से विंग कहता था नहीं नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, भाई बहुत छोटा है। लेकिन एयुआन हमेशा कहता था कि यूअर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। पुराना यूअर जो था वो बड़ा था और एयुआन छोटा था, लेकिन यहाँ पर हमारा छोटा सा यूअर अभी हमारे एयुआन से छोटा है, तो वो कहता था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, तुम मेरे सबसे फेवरेट भाई हो। शिन येन अक्सर यूअर की देखभाल करती थी। जब विंग यहाँ पर बेचारा थक के सो जाता था, यूअर को फीड कराता था, यूअर के नैपी चेंज करता था, यूअर के कपड़े चेंज करता था, यूअर को तैयार करता था, उसकी बॉडी की मालिश करा करता था। तो शिन और इन जो थी वो जब वेवशन सोता था, गहरी नींदों में होता था और यूअर को भूख लगे तो उसके लिए दूध वगैरह तैयार वही बच्चियाँ कर देती थी और वो यूअर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, यूअर को सुला भी देती थी अगर विंग गहरी नींदों में है तो, क्योंकि विंग को इसकी जो फ्रजाइल बॉडी थी उसमें प्रेगनेंसी से काफ़ी सारी चीज़ों की प्रॉब्लम भी होती थी, जिसकी वजह से ये लोग बच्चे फुल कोऑपरेट करते थे अपनी मदर के लिए, क्योंकि उनके लिए विंग सबसे इम्पॉर्टेंट था। और विंग यहाँ पर अपने दोनों हस्बैंड से भी बहुत प्यार करता है। शिचन तो मानो फूले नहीं समाते थे, यूअर को गोद में ले लेके घूमते थे। विंग पे सारा बर्डन नहीं डाला जाता था। लेन फुरन धीरे धीरे बड़ी हो मतलब आगे बढ़ती हैं और यहाँ पर हमारा प्यारा जो हमारा यूअर है वो भी बड़ा होता है। 1 महीने बाद उसका नामकरण भी कर दिया जाता है, जो कि लेनयू के नाम पे ही था। और आगे चलकर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसको यहाँ पर विंग और सारे बहुत स्पॉइल करते हैं, सारी चीज़ें ला के देते हैं, लेकिन यूअर ज़्यादा स्पॉइल ना हो जाए इसलिए विंग काफ़ी बार उसे डांट भी दिया करता था। शिचन जब उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आते थे तो यहाँ पर विंग शिचन को भी डांट देता था कि बच्चे को ज़िद्दी मत बनाओ, अगर हम उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते रहेंगे तो एक दिन बच्चा ज़िद्दी बन जाएगा और उसे ज़िद करने की आदत हो जाएगी। इसलिए हमें उनकी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना है, बुरी हैबिट्स में नहीं। यहाँ पर शिचन ये चीज़ समझते थे, लेकिन यूअर से उनका लगाव कुछ ज़्यादा ही था। काफ़ी बार तो शिन कहती थी पापा आप हमसे पार्शलिटी कर रहे हैं, आप यूअर को सबसे ज़्यादा अटेंशन देते हैं। तो यहाँ पर हमारे शिचन गर्ल कहते थे कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं अपने पुराने टाइम को याद करके थोड़ा डरता हूँ और यूअर को खोने से सबसे ज़्यादा डरता हूँ। यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली इन लोगों की बिल्टअप हो गई थी। वेवशन और हमारे लवांग जी शिचन दोनों सारे के सारे प्यार से रहने लगे थे। जेंशिल हाउस में सारे बच्चे और वेवशन रहते थे। जब वेवशन को यहाँ पर अपने किसी हस्बैंड के साथ टाइम बिताना होता था, जैसे कि उसे हांशी या जिंगशी जाना होता था, क्योंकि वो और बच्चे नहीं जाते थे,
उनके 4 बच्चे ही काफ़ी थे। तो जब भी वो अपने हस्बैंड्स के साथ टाइम बिताने जाता था, तो यहाँ पर जब वो हांची में होता था तो बच्चों के पास हमारे प्यारे से अंकल चिरन और लवांगची रुका करते थे। और जब वो जिंगशी जाया करता था तो चिरन की पूरी ड्यूटी ही लगी हुई थी बच्चों के साथ रहने की। बस उनका जो छोटा बच्चा होता था उसे विभूषण अपने साथ अपने पार्टनर के रूम में ले जाया करता था, ताकि बच्चे को रात में भूख लगे तो वो फीड करा दे, बच्चे को सुसु आए तो वो उसकी नैपी चेंज कर दे, बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट उसकी माँ उसके प्यारा सा ओमेगा मदर यानी कि विंग उनके पास हो। ऐसे ही करते करते वक्त बदलता है और उसके तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। तीनों के हाथों में अपनी अपनी तलवार होती है और यूअर यहाँ पर पाउट बना के बैठा हुआ था। यूअर यहाँ पर अपने सारे बड़े भाई बहनों को तलवार लेते हुए देख अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं इतना छोटा क्यों हूँ, मुझे भी अपने बाकी के भाई बहनों की तरह तलवार लेनी है। तो यहाँ पर बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए विभूषण कहता है, तुम्हें भी तलवार मिलेगी, तुम इतने क्यों डेस्परेट हो रहे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी तलवार मिलेगी। तो यूअर कहता है, मम्मा मुझे जल्दी जल्दी बड़ा होना है। तभी यहाँ पर एवान आता है और यहाँ पर यूअर को वो अपनी तलवार दिखाते हुए कहता है, देखो ब्रदर, मुझे कितनी प्यारी तलवार मिली है। शिन और यिन को तो 2 साल पहले ही तलवार मिल गई थी, लेकिन मुझे अब मिली है। यहाँ पर यूअर कहता है कि मुझे भी तलवार चलानी है। तो विंग कहता है, खबरदार एवान, मैंने तुम्हें कहा है ना, अपने ब्रदर के पास तलवार या ऐसी चीज़ें मत लाया करो, वह भी छोटा है, उसे चोट लग सकती है। यहाँ पर यूअर मुंह बनाता है, पाउच बनाता है और कहता है, मम्मा आप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे लिए भी तलवार ला के दो ना। यूअर ब्रदर के पास, युआन ब्रदर के पास भी है, यिन शिन दोनों सिस्टर के पास भी हैं, शिजे सारे के पास है, मेरे पास नहीं है। यहाँ पर बड़े ही प्यार से जब वो पाउच बना रहा होता है तो युआन यहाँ पर कहता है, क्या तुम मेरी पत्ती पे घूमोगे। तभी यूअर खुश हो जाता है और वो कहता है हाँ। तो यहाँ पर युआन अपने छोटे से भाई को बद्दी पे लेता है और कहता है, ठीक है चलो हम क्लाउड रेसेस में घूम के आते हैं। वो अपनी तलवार को लेता है और हल्की सी हवा में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हवा में उड़ने की कोशिश उसकी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और दोनों के दोनों गिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों गिरते हैं ना, तो हमारा विभूषण थोड़ा डर जाता है और फटाफट भाग के वहाँ आता है। वो दोनों ही अपने बच्चों को संभालता है गिरने से और उन्हें चोट लगने से बचाता है। और उसके बाद युआन को इतना डांटता है, इतनी डांट पड़ती है, क्योंकि यूअर को वो खोने से डरता था, पहले ही वो एक यूअर को खो चुका था। तो बेचारा युआन मुंह लटका कर वापस चला जाता है। इसी तरह से इनकी मज़ेदार ज़िंदगी, काफ़ी बेरंग ज़िंदगी में अब बहुत सारे रंग भर गए थे और विभूषण अपने चारों बच्चों के साथ बहुत खुश था। धीरे धीरे वो लवांगजी और शिचन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा था। यूअर के अपने दादा यानी कि लैन चिरन का काफ़ी प्यार मिलने लगा था। यूअर धीरे धीरे बड़ा होता है और लैन जो चिरन थे वो धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं। ऐसे ही जब उसके बच्चे और बढ़ रहे थे तो एक दिन शिन और इनकी शादी के लिए भी रिश्ते आने लगते हैं दूर दरार से। और उनके रिश्ते और उनकी शादी को देखने के बाद हमारे लेंचरन, जो कि एक एज के बाद बूढ़े हो रहे थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। बच जाते हैं पीछे उनके 2 अल्फा बेटे और यहाँ पर विभूषण के दोनों पति। यहाँ पर विभूषण अपने पति के साथ बहुत खुश था और अब धीरे धीरे अपने बच्चों की भी शादी यानी कि अपने बेटों की भी शादी करना चाहता था। पहले शादी होती है युआन की और उसके बाद कुछ सालों बाद शादी होती है हमारे प्यारे यूअर की। यूअर और युआन जब दोनों सेक्ट के लिए आभारी हो गए थे, यानी कि सारे कार्यभार संभालने के लिए बिल्कुल तैयार थे, तो एयुआन को सेक्ट लीडर घोषित कर दिया जाता है। और एयुआन का जो सेकंड हैंड यानी कि सेनापति यानी कि फर्स्ट डिसाइपल जो बनेगा वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई यूअर बनेगा, ये भी तय हो गया था। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आज ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है। आई होप आपको ये वाली स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी और जल्द ही मैं आप लोगों के साथ, अगर आपको शेयर्ड कॉन्सेप्ट पसंद है तो ज़रूर एक आधा शेयर्ड कॉन्सेप्ट ज़रूर लेके आऊँगी। वैसे मैंने उसे वॉटपैड पे लिखना शुरू करना है, लेकिन देखते हैं कब तक मैं उसे लिखना शुरू करूँगी, तो मैं उसके बाद आपके साथ वो वाली स्टोरी शेयर ज़रूर करूँगी। आई होप आपको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी हो और थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए मेरी स्टोरी को। जल्द ही कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ एक और स्टोरी को शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में लिटिल लैंड डीमन के। तब तक के लिए बाय बाय।